कल हम इतिहास के बारे में जाने थे कि इतिहास आखिर में क्या है और उसको जानने का क्या क्या स्रोत हैं। तो आज हम इतिहास के अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल था। तो पहले हम शायद ये कल बात नहीं कर पाए थे इतिहास पढ़ते क्यों हैं आखिर। तो इतिहास तो मेन पढ़ना है क्योंकि सिलेक्शन लेना है, तो इतिहास तो पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन इतिहास से हमें क्या सीख मिलती है, क्यों पढ़ें। तो इतिहास से हमें अपने पूर्वजों के बारे में पता चलता है कि हमारे जैसे आज से 40,000 साल पहले, 20,000 साल पहले लोग कैसे रहा करते थे, कि वो क्या खाते थे, कैसे शिकार करते थे, कहाँ रहते थे, अगर कुछ परिस्थिति आई, बारिश हुआ, बाढ़ आया, कहाँ रहते थे, ये सब के बारे में। और ये भी हम इतिहास के बारे में उनसे पता चलता है इतिहास से कि हमारे जो पीछे के कौन से ऐसे गलतियाँ हैं जो हमें आगे नहीं करनी है और नहीं करनी चाहिए थी पीछे गलतियाँ। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाषाण काल के बारे में, आगे मध्यकालीन भारत भी आते हैं, आधुनिक भारत भी आते हैं। तो सभी में हमारे बंदे जो पूर्वज है वो क्या क्या गलतियाँ किए, क्या नहीं करना चाहिए था, उसे हम हिसाब लगा सकते हैं। तो मेन सी यही बात है कि इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है। अब आज स्टार्ट करते हैं कि हाँ, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उससे स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ हमेशा आती है, बीसी और एडी। बीसी और एडी में अंतर क्या है, तो बीसी और एडी में अंतर पहले हम जान लेंगे कि बीसी और एडी क्या है। फर्स्ट, बीसी एंड एडी, इसका मतलब हुआ एनो डोमिनी। इसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। इसका मतलब हुआ कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को। ये बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर बट मत जाओ, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट बीसी का मतलब हुआ फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, जो जिसकी गिनती उल्टी होती थी। इसे बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व भी बोलते हैं, ईसा पूर्व। इसे ईसवी बोलते हैं, ईसवी शॉर्ट फॉर्म ईसवी, इसे ईसा पूर्व। ठीक है। हाँ, आपको ये वर्ड जो है एनो डोमिनी, ये लैटिन वर्ड है, ये बिफोर क्राइस्ट हो गया इसका फुल फॉर्म। अब बात है कि हाँ, कुछ बात है कि सीई, एक जगह सीई भी आएगा, कहीं कहीं एडी की जगह पे सीई आता है। तो इसका मतलब है, ये इंग्लिश का वर्ड है, कॉमन ईरा, कॉमन ईरा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। और कॉमन ईरा मतलब एडी को, ईसा मसीह के जन्म के बाद कॉमन ईरा। तो ईसा मसीह जन्म के पहले बिफोर कॉमन ईरा, BCE, बिफोर कॉमन ईरा, ये हुआ बात। ठीक है। तो BC एंड AD हिंदी में ईसा पूर्व, ईसवी। BCE भी बोलते हैं इसे और CE भी बोलते हैं इसे। ठीक है। अब आता है कि BC क्या है, एक लाइन ले लेते हैं, इस साइड AD, इस साइड BC। ठीक है, यहाँ 0 मान लेते हैं, इधर -2 -3 1 2 3 2000 तक मान लेते हैं, इधर भी 2000 तक जाते हैं। ठीक है। अब बात हो गया है कि BC बिफोर क्राइस्ट के पहले, जिसको ईसा पूर्व भी बोलते हैं, इसमें हमें गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें जो साल होता है ना, वो 2000 साल जो होता है वो उल्टी गिनती होती है सालों की। जैसे में हमारे AD में 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ती है, लेकिन BC में ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC बोलते हैं। तो इसमें उल्टी गिनती होती थी, जैसे में कि 2000 है तो उसके बाद 1999 1998 97 96 ऐसे होता था इस टाइम, और ये 0 तक जाती है। उसके बाद यहाँ जब ईसा मसीह की जन्म होती है, वैसे ईसा मसीह का जन्म तो 4 ईस्वी को हुआ था, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जो ग्रेगोरियन है ना, पोप का एक बंदा है ग्रेगोरियन, जो कैलेंडर भी मतलब हाथ में चल रहा है, जिसकी साल का 1 जनवरी जो होता है, साल का फर्स्ट डे होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ईसाई धर्म पर आधारित है वो कैलेंडर। तो 1 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म माना गया है। उसके समय का जितना भी समय है सारे ईसा पूर्व में जाएगा, और गिनती जो है वो उल्टी स्टार्ट होती है, और उनके जन्म के बाद कंटिन्यू गिनती होगी 1 2 3। जैसे में एग्जाम्पल में कि किसी बंदा का जन्म 2000 BC में हुआ है, 2000 BC मतलब ईसा पूर्व में हुआ है, और ईसा पूर्व में हुआ, और 1999 में एक बंदा का जन्म हुआ है जो कि BC है, ईसा पूर्व। तो इसमें बड़ा कौन होगा, तो जाहिर सी बात है 2000 के बाद भी 1999 आएगा BC में, तो 2000 में जिसका जन्म हुआ वो बंदा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2000 के बाद 1999 आएगा, 1998 1997, ये उल्टा चलती है, ये BC है। और वैसे ही AD में, जिसको
एडी या ईस्वी या फिर सी कॉमन एरा बोलते हैं। एक बंदा का जन्म 2000 में होता है, 2000 एडी में, आई मीन ईस्वी में, और एक बंदा का 1999 में होता है एडी में, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होगा? तो जाहिर सी बात है जो उसका 1999 में जन्म है वो बड़ा होगा, क्योंकि इसमें गिनती तो सीधी चलती है, 2000, 2001, 2002, 2003 ऐसे चलती है। जो 1999 के बाद 2000 आएगा, तो 1999 में जिसका जन्म है वो बड़ा होगा। समझ गए ये बात? एडी और बीसी, ठीक है, ये हुआ। बीसी में उल्टा होती है गिनती, ये 2000 में जो पैदा हुआ वो बड़ा होगा, 1999 वाला छोटा होगा, लेकिन इसमें जो 1999 में पैदा होगा वो बड़ा होगा, इसमें छोटा होगा, क्योंकि इसकी गिनती स्टार्टिंग होती है, अभी एडी चल रही है। तो इससे मालूम हो गया ना। बीसी बिफोर क्राइस्ट फुल फॉर्म हो गया, हिंदी में ईसा पूर्व बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसमें भी लिखा आता है। और बीसीई बिफोर कॉमन एरा, ये तीनों वर्ड इसे बोलते हैं, ठीक है। आ गया इधर एडी, एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड एक, इसे ईस्वी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ईस्वी। सीई कॉमन एरा, जिसे एडी नहीं बोलना हो वो सीई भी बोल सकता है, कहीं कहीं बड़े बड़े बुक में लिखा होता है सीई और बीसीई लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बीसी का मतलब बीसी भी होगा और सीई भी होता है कॉमन एरा इंग्लिश में, ठीक है। बीसी में उल्टा गिनती स्टार्ट होती है, उल्टी चलती है, जैसे 25 लाख ईसा पूर्व के बाद 20 लाख ईसा पूर्व आएगा, 20 लाख ईसा पूर्व के बाद 2500 ईसा पूर्व, ऐसे चलेगी 1 तक। और एडी में 1 2 3 712 ईस्वी, 812 ईस्वी, अभी 2022 चल रही है, 2022 के 23 आएगी, ऐसे चलेगा, इसमें सीधी चलेगी, बस खत्म। अब आ गया है बात ये तो समझ में आ गई होगी। इसकी बाद ये आता है कि हमें डेट का कैसे पता चला है कि आज से 2500 साल पहले ऐसा हुआ है, और 25,000 साल पहले ऐसा हुआ है, 40,000 साल पहले मानव आए हैं, तो ऐसे कैसे पता चला है, कौन सी सिस्टम से पता चला है ऐसा? तो वैसे तो बहुत सारे सिस्टम है डेटिंग का, लेकिन वैसे पहले बहुत सारे डेटिंग का सिस्टम है। इसमें मेन है ना जो इंडिया में ज़्यादा फेमस है और सटीक पता चलती है, वो है कार्बन डेटिंग सिस्टम है उसको। पहले तो हम जान लेते हैं कि काल का निर्धारण डेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो कहाँ से स्टार्ट हो, कितने टाइप के होते हैं डेटिंग सिस्टम। फर्स्ट तो हम एक डेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम है, तो आप कुछ का सिस्टम मतलब कुछ का नाम तो जान लो। ये समझो पूरा चमक, तो हाँ इंग्लिश में इसको मान लेना, पैलियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं इसे, पैलियोमैग्नेटिज्म पूरा चमकता है। तो चलो पहला लिख दो यहाँ पे, हिंदी में बताना है, ठीक है। दूसरा हो गया है पोटासियम आर्गन मेथड, तीसरा हो गया है आर्गन मेथड, ठीक है, आर्गन मेथड। चौथा हो गया है यूरेनियम मेथड, यूरेनियम और थेरियम मेथड, ठीक है। और एक और मेनली जो है ये कार्बन डेटिंग है, कार्बन 14 जो इसको बोलते हैं। इसका आविष्कार 1940 में होता है अमेरिका में, और आविष्कार किसने किया? बिलार्ड लिब्बी ने। इसका आविष्कार बिलार्ड लिब्बी ने किया है, ठीक है। कार्बन 14 का जो ज़्यादा फेमस है 1940 में हुआ था, उसके बाद डेटिंग अच्छी से स्टार्ट हुई इंडिया में। तो ये हुआ पैलियोमैग्नेटिज्म, पोटासियम आर्गन पोटासियम, यूरेनियम थेरियम और कार्बन 14। कार्बन 14 जो है ये 40,000 से 80,000 बीच तक के डेटिंग का पता करता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सजीवों में प्रेजेंट होता है। जितने भी सजीव चीज़ हैं सजीवों में प्रेजेंट होता है, जैसे में पुराने ज़माने के जानवर और आदमियों के हड्डियों में प्रेजेंट होता है। तो उसमें आए कमी के हिसाब से पता चलता है कि किस काल के वो होगा। और एक और है, अगर मानव नहीं आए तो उससे पहले के काल को कैसे पता चलता है, उससे पहले के समय कैसे पता चलता है। तो ये है एक ये इसका सिस्टम, ये वाली है पोटासियम 14 पोटासियम आर्गन मेथड है, इस मेथड से 1.3 बिलियन ईयर पहले के बारे में हम डेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इससे ये जो है ये 40,000, ठीक है, 40,000 से 80,000 तक, ठीक है, बीच में इससे पता चलता है, क्योंकि ये सजीवों में प्रेजेंट होता है, पेड़ पौधों और जीवों के हड्डियों में, और उसमें कार्बन 14 सभी चीज़ें पाए जाते हैं सजीवों में, तो उसमें आए कमी के हिसाब से पता किया जाता है, ठीक है। इसका आविष्कार लिब्बी ने किया था, लिब्बी शॉर्ट फॉर्म याद रखो, लिब्बी 1940 में अमेरिका में किया था, ठीक है। ख़त्म कहानी सबका हो गया। डेटिंग सिस्टम समझ गए। इंडिया में अधिकतर C14 कार्बन डेटिंग सिस्टम ही चला है। हड़प्पा सभ्यता में सारा चीज़ इसी से पता चला है कि कौन से समय के हैं। अब डेटिंग सिस्टम पता चल गया, और हम किसके बारे में जानेंगे? BCAD मंत्र पता चल गया। BCAD किसे बोलते हैं, क्योंकि आगे इसमें बहुत सारे यूज़ होगा BCAD। अब आ गया है, अब इतिहास का स्टार्ट करते हैं। और कार्बन डेटिंग पता चल गया, जिससे हमें डेटिंग का पता चला है। कार्बन डेटिंग मेनली है जो याद रखना।
अब आ गई ये बात कि इतिहास को हम बांटे हैं कितना में, इंडियन भारतीय इतिहास को। तो भारतीय इतिहास को अब स्रोतों के हिसाब से, ठीक है, पहला लिखो सोर्सेस, स्रोतों के हिसाब से 3 कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है, स्रोतों के हिसाब से। पहला है, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी ख़राब है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल, ठीक है, देख लेना, लिख लेना बात। आदिऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, जैसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं, ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, सॉरी प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। अब बात है, ये हो गया है प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्रागैतिहासिक भी बोलते हैं, आदिऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। और इसमें जो है प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखने का कोई भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये ऐतिहासिक काल से मतलब इतिहास के पहले के समय के है सभी कुछ, ऐतिहासिक काल से पहले की, जिसमें मानव स्टार्टिंग आदि मानव रहते थे। पाषाण मेनली जो है वो पाषाण काल के को प्रागैतिहासिक काल भी समझो कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में ही पाषाण काल आएंगे, क्योंकि उसमें पढ़ना लिखना कोई नहीं जानता और लिखा कुछ भी नहीं है, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक है, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित नहीं है, ठीक है, लिखित नहीं है। आदिऐतिहासिक वैसे कालखंड जिसमें लिपि का आविष्कार तो था, लिखना लोग जानते थे, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया कि क्या लिखा है, इसलिए उसे आदिऐतिहासिक काल कहते हैं। तो लिखित इसके बारे में पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य, और इसमें था, हाँ पता चला है, लिखित है, लिखित तो साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया, ठीक है। ऐतिहासिक, इसमें लिखित भी है और इसे पढ़ा भी गया है, ठीक है, इसमें डबल टिक है, इसमें एक टिक है, मतलब लिखा हुआ जो है वो पढ़ा गया है, लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इसमें तो लिखित है ही नहीं। पुरातात्विक साक्ष्य पता चलता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में, और आदिऐतिहासिक काल के बारे में भी पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है, क्योंकि लिखित चीज, इसका जो लिपि था ना वो भव चित्रात्मक था, भव चित्रात्मक, ठीक है, मतलब भाव से लोग समझते थे, कुछ भी पाड़ दे, बना दिया यहाँ डिजाइन ऐसे, ले ले ले, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ ऐसे टाइप का ही था। इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है आज तक, साला इसमें सब कंफ्यूज है। लिखित, ये इसमें ऐतिहासिक पीरियड आते हैं मेनली, प्राचीन भारत, चलो इसमें हम बताएंगे लिखित, और जो भी पढ़ा गया लिखित है, समझिए। अब बात आ गई इधर कि पुरातात्विक है, लिखित नहीं है, तो इसे भी हम बांट दिए। हाँ, मेनली जो है पाषाण काल इसके अंदर आ जाते हैं, पाषाण काल। अब बात है कि इसमें कौन कौन से काल आएंगे, इसमें कौन कौन से काल आएंगे, इसमें कौन कौन से समय आएंगे, ठीक है। अब एक और बात, ठीक है, मतलब ये तो हो गया है। अब बात आई है कि एक और बंदा जो त्रियुगीय विभाजन किया है, जैसे में कांस्य युग पढ़े होंगे, हड़प्पा सभ्यता में था कांस्य युग, लौह युग वैदिक सभ्यता को बोलते हैं, और उसके बाद पाषाण युग। तो त्रियुगीय विभाजन किस बंदे ने किया है, तो त्रियुगीय विभाजन जो है वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक संग्रहालय है, वहाँ पे बहुत सारे पुराने ज़माने का पत्थर उपकरण, बहुत सारे छोटे मोटे बड़े सारे हैं, उसको परीक्षण करके उसके बारे में डिटेल्स में कि कौन से काल के थे, तो सीजे थॉमसन, शॉर्ट फॉर्म सीजन से उसको बोलते हैं, क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन, सीजे थॉमसन शॉर्ट फॉर्म याद करो। तो त्रियुगीय विभाजन किसने किया है, त्रियुगीय विभाजन सीजे थॉमसन ने किया है, सीजे थॉमसन, सीजे थॉमसन, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, कोपेनहेगन में एक संग्रहालय है, वहीं पे पड़े उपकरणों से पता किया है पाषाण काल, पाषाण युग, त्रियुगीय विभाजन तो पाषाण युग, स्टोन एज। दूसरा कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, लौह युग, ठीक है, आयरन एज, कांस्य युग और लौह युग।
कांस्य युग जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी के अंदर आते हैं। लौह में वैदिक सभ्यता। और पाषाण युग, पाषाण युग में पत्थरों के उपकरण होते हैं, सिर्फ पत्थरों के बारे में पढ़ा जाता है इसमें। इसका भी तिलकान खंड है। ये जो पाषाण युग है ना, ये प्रागैतिहासिक काल में आते हैं, इतना याद रखना। तो त्रियुगीय विभाजन किसने किया? सीजे थॉमसन ने किया। कहाँ से किया, क्यों किया? तो वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में प्रेजेंट जो जा रहे उपकरण है ना, देखने लायक होते हैं, पत्थर औजार, उसके हिसाब से डिवाइड किया ये कि ये पाषाण युग का है, ये कांस्य युग का है, ये लौह युग का है। ठीक है, पाषाण युग पत्थर का युग इसमें पढ़ना है। इसके प्रस्तर युग भी बोलते हैं। ठीक है, प्रस्तर युग, पत्थर का युग, जो भी बोलो, आदि मानव का युग, सारा युग ये पाषाण युग है, पत्थर का। अब यहाँ तो समझ में आ गई। प्रागैतिहासिक काल लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ प्रतात्विक है। इसमें प्रतात्विक है, इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसलिए हम आदिऐतिहासिक बोलते हैं। इसमें दोनों है, लिखित भी है, पढ़ा भी गया है उसे। इसमें जो लिपि थी वो भव्य चित्रात्मक थी, ये तो सही मालूम है। फिर त्रियुगीय विभाजन किसने किया? सीजे थॉमसन ने, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में। अब ये ख़त्म करो, इतना हो गया, इसे बंद करो। अब आगे जानते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल में हम और कौन से काल अब किस में आएंगे ये भी जानना है। तो प्रागैतिहासिक काल की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, उसका आज जाएंगे। इसमें है कि पाषाण युग आएगा। ठीक है, पाषाण युग नहीं, ताम्र युग इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ताम्र युग याद रखना, कोई मतलब ताम्र युग इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ताम्र युग का जो स्टार्टिंग होता था तो वो हड़प्पा सभ्यता में ताम्र युग उससे पहले स्टार्ट होता है, लेकिन उसको आदिऐतिहासिक में रहेंगे क्योंकि उसका स्टार्टिंग जो है ना वो 2100 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच में था। ऐसे तो 5000 में 5000 ईसा पूर्व पहले उसका कोई मतलब खोज हुआ था तांबा का, लेकिन हम उसे आदिऐतिहासिक में रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब पाषाण युग इसमें सिर्फ रखेंगे। ठीक है, इसमें कौन से पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पाषाण युग ये बहुत लंबा कालखंड है। ठीक है, इसका शुरुआत 25 लाख से तो 25, इसको भी लिख देता हूँ ना, 25 लाख BC टू 2500 BC प्रागैतिहासिक काल का समय है। ठीक है, ये याद रखना। प्रागैतिहासिक काल का समय कब से कब है? 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक, BC तक। आदिऐतिहासिक काल 2500 BC से 600 BC तक, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेके वैदिक सभ्यता तक आदिऐतिहासिक काल में आएंगे। क्योंकि वैदिक जो है ना वेद, वो बोला गया था, लिखा नहीं गया था। और उसके बाद ऐतिहासिक काल आते हैं जिसमें लिखा गया है और पढ़ा भी गया है। तो 600 BC महाजनपद काल से स्टार्ट होगा और 1944 नेहरू युग तक जाएगा, समकालीन भारत तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसका पाषाण युग। इसका कालखंड समझ गया ना, 25 लाख BC टू 10,000 BC। तो अब छोड़ो इसको, पहले पाषाण युग के बारे में हम डिवाइड करते हैं। ये तो समझिए इतना तक है। अब आता है कि पाषाण युग का डिवीज़न। पाषाणों की अधिकता के कारण इसे 3 भागों में बांटा गया है। इतने सारे पत्थर हुए ना डिजाइन के, उसका अधिकता के कारण 3 कालखंड में बांट दिया गया है। पाषाण युग का पहला जो कालखंड है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। ठीक है, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। ठीक है, इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाना, वर्ड से मैं बता रहा हूँ। जो कालखंड लिख देता हूँ इसके 25 लाख BC ईसा मसीह के 2500 साल पहले की बात है, BC टू 10,000 BC इसका कालखंड। 10,000 के मतलब 1000 होता है। 10,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 4 के BC। ये के BC मतलब ईसा पूर्व रहता है, वो कन्फ्यूज हो जाओगे, ईसा पूर्व। ठीक है, समझ में आ गया। अब नवपाषाण काल का समय जो है 4 के ईसा पूर्व से 2500 BC तक। तो यहाँ पूरा पाषाण काल हो गया है। पूरा पाषाण काल का जो समय पीरियड है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल।
10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक मध्यपाषाण काल, 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 BC तक ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल। ये है पत्थरों पाषाणों की अधिकता के कारण इसे बांटा गया है। ठीक है, अब आते हैं, तो हो गया, इसको मिटा देता हूँ। अब है कि सबसे लंबी कालखंड कौन है, तो जाहिर सी बात है पूरा पाषाण काल सबसे लंबा है, क्योंकि आदि मानव जो है सबसे ज़्यादा समय इसमें बिताया पूरा पाषाण काल में, क्योंकि 25 लाख, आज से 25 लाख साल पहले, आज से नहीं, ईसा मसीह के जन्म के 25 लाख साल पहले से लेके 10,000 साल तक के कालखंड को इसे बोलते हैं सबसे ज़्यादा। आदि मानव इसी समय, इसमें समय बिताया। एक क्वेश्चन आया हुआ है कहीं पे कि मानव ने अपना सबसे ज़्यादा समय किस कालखंड में बिताया है, तो वो है पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब इसमें जो है पूरा पाषाण काल में पत्थर का यूज़ हुआ है, बड़ा बड़ा पत्थर का। तो इसे किस भाग में बांटा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पत्थर आए, फिर समय घटते गया तो डिजाइन के पत्थर आ गए, कोई नुकीला, कोई शार्प वाला, मतलब बहुत अच्छे तरह के पत्थर आ गए, जिस मतलब धारी हुआ करते थे, तो इसे भी बांट दिया गया है। पाषाणों के उपकरणों के विभिन्नता के कारण, मतलब कि पत्थर, इसमें ये पत्थर हो गया, ऐसे हो गया, तो कोई पत्थर ऐसे भी होने लगा था, मस्त वाली जो इससे इजी कट सके, तो उसके भिन्नता कारण, उपकरणों के भिन्नता कारण पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया। ठीक है, पहला कालखंड निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल, और इसे अपर पैलियोलिथिक एज, मतलब उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल, स्टार्टिंग कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य से पता चला है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। टाइम 25 लाख BC टू 2500 BC। इसी में पाषाण युग आता है। और त्रियुगी विभाजन किसने किया था, तो सीजे थॉमसन ने त्रियुगी विभाजन किया, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो पाषाण युग प्रागैतिहासिक काल में आता है, क्योंकि पत्थर का युग है, इसे प्रस्तर युग या पत्थर का युग ही बोलेंगे, स्टोन एज। अब पाषाण युग में पत्थरों के अधिकता कारण, बहुत सारे पत्थर थे एक एक टाइप के, तो उसका अधिकता कारण 3 कालखंडों में बांट दिया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण काल, इसकी समय जो है पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक फिक्स है। और मध्य पाषाण काल के 10,000 BC टू 4K BC टू 2500 BC। ठीक है, अब हो गया। अब पूरा पाषाण काल जो है सबसे लंबा कालखंड है, जिसमें मानव अपना समय बिताया था, सबसे लंबा कालखंड है। और इसमें पत्थरों के, इसमें डिजाइन के पत्थर आने के कारण इसको भी बांट दिया गया, क्योंकि ये लंबा कालखंड है ना, तो पत्थरों के उपकरणों के भिन्नता के कारण पूरा पाषाण काल को 3 कालखंड में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 से 10,000, इसे बांटना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उच्च पूरा पाषाण काल, कितना डेट कोई ये फिक्स नहीं है, बस इतना जान लो, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इसे हम सल्क संस्कृति, फ्लक्स संस्कृति, सल्क फ्लक्स संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, फलकों की अधिकता के कारण फ्लक्स संस्कृति बोलते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, आगे जाके इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, सभी को हो गया। अब टाइम काफ़ी हो गया, तो इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, कि इससे आगे भी पढ़ना है कुछ, तो अब स्टार्टिंग करेंगे। प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करना है फिर अब, और कुछ न्यूज़। हाँ, अब मानव का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, क्योंकि पाषाण युग में आदि मानव आए, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। अब आए कहाँ से, चलो ये सब तो पहले, अब पहले ये सब तो हो गया। अब जानना है मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई मानव की। तो आज से सबसे पहले मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में होती है। अफ्रीका में कहाँ, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, जहाँ से कि भारत उपमहाद्वीप है ना, भारतीय उपमहाद्वीप, जहाँ से कट के नीचे से आया था ना, वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कैसे भारत कट के आया था अफ्रीका से, जब डिवाइड हुआ था। तो उसी हिस्से में पहले मानव, आज से लगभग 80 साल पहले आदि मानव, मानव आए थे। अब वो मानव नहीं था, वो बंदर लोग था, नर मानव। बंदर लोग जैसा जो पेड़ों पे रहते हैं, चिंपैंजी ये सब। तो इसमें जो है,
ठीक है। अफ्रीका में सबसे पहले मानव, अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका, चलो अफ्रीका समझ लो। ये मानव सब नहीं था, साला कुछ भी खाता था ये। और इसके बाद फिर धीरे धीरे ये पेड़ से उतर कर नीचे 2 पैरों पर खड़ा होकर शिकार करना स्टार्ट कर दिया था और फिर नीचे गिराने लगा था। फिर मानव का स्टार्टिंग होता है कि ये चलो ठीक है, फिर मानव के बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। जैसे में अभी जो प्रेजेंट में प्रजाति है आधुनिक मानव का होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस से पहले, होमोसेपियंस तो आज से 40,000 साल पहले, 40,000 साल पहले की बात है जब होमोसेपियंस स्टार्ट हुआ था। उससे पहले प्रजाति कौन कौन से थे, तो प्रजाति के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये आती है क्वेश्चन। तो पहले मानव की प्रजाति सबसे पहले कौन आया था, ड्रियोपिथेकस, ड्रियोपिथेकस, ठीक है। ये जो मानव था ना ड्रियोपिथेकस, ये इसमें कौन कौन से बंदर आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो ये इसमें जो बड़े बड़े हैवी होते हैं ना, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब ड्रियोपिथेकस था, ठीक है। फिर सेकेंड में आते हैं रामापिथेकस, ठीक है, रामापिथेकस। इसके बाद कौन सी जाति आता है, ये सब जैसे 80 लाख स्टार्टिंग में हुआ, 80 लाख साल पहले की बात है। तो इसके बाद पहले ये आया था इस जाति के लोग, फिर इस जाति के, फिर और जाति के, फिर और जाति के, बता रहा हूँ। फिर रामापिथेकस। थर्ड में हो गया एस्ट्रोलोपिथेकस, ये सुधार लेना थोड़ा, पिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है। फोर्थ में होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। पांचवा होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस, ठीक है। दिख रहा है ना मेरा राइटिंग, किसी को कुछ समझ भी नहीं आना चाहिए, बस मेरे वर्ड पे जाओ, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है। ड्रियोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमोसेपियंस, ये मानव के पहले प्रजाति है। होमोसेपियंस जो है ये आधुनिक मानव, बुद्धिमान मानव स्टार्ट होता है 40,000 साल पहले से। इससे 40,000 साल पहले स्टार्ट होता है होमोसेपियंस, जो आधुनिक मानव है, जो हम लोग मानव हैं ना, वो इसके प्रजाति हैं। ये हमारे पूर्वज है, होमोसेपियंस यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले जो 1 लाख साल पहले के थे होमो इरेक्टस, 1 लाख और साल पहले 2.5 लाख साल पहले के ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर उससे पहले रामापिथेकस, फिर सबसे पहले ड्रियोपिथेकस। और भी बीच में बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, लेकिन मेन यही है, ड्रियोपिथेकस याद कर लो, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस और होमोसेपियंस, ठीक है, ठीक है। ये सब याद कर लो, ये सब आते हैं लाइन बाय लाइन, ऐसे ही स्टार्ट हुआ था होमोसेपियंस 40,000 साल पहले से। अब आधुनिक मानव जो भारत में मिले हैं, वैसे भारत में शिवालिक हिमालय से भी बहुत सारे जीवाश्म मिले हैं, वो होमो इरेक्टस, होमो नहीं, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का मिला है और रामापिथेकस का भी मिला है शिवालिक हिमालय से। तो ये हो गया है, ये मानव के जातियाँ हो गया है। अब हो गया मानव की उत्पत्ति, समझ लिए। सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था, जो असभ्य थे, पेड़ पौधे पे रहा करते थे, पेड़ पौधे से फिर नीचे उतरे, अपने 2 पैरों पे खड़ा हुआ, फिर पत्थर का यूज़ किया, बड़े बड़े पत्थर से शिकार किया करते थे। कैसे रहा करते थे, हाँ, वो लोग का मुख्य भोजन जो है ना वो शिकार था, अखेटक और खाद्य संग्राहक, मतलब शिकार करते थे और खाना जो है ना, जो भी बचा हुआ हड्डी है, वापस लगा हुआ मांस, वो घर लेके आ गया, मतलब जहाँ पे रहता था पत्थरों के घर में रहा करता था वो लोग, जिसको शिलाश्रय बोला जाता है, वहीं पे रख दिया और 10 दिन के 20 दिन के खाना सड़ा हुआ वही वापस खा लिया, तो खाद्य संग्राहक हो गया। और फिर घूम के जो भी, क्योंकि इतना जल्दी शिकार मिलेगा नहीं ना, कौन सा शिकार जल्दी मिलेगा जो बड़ा बड़ा पत्थर से मर जाए इतना जल्दी। तो जो बंदे खाना वहाँ पे खाता था, कच्चा मांस खाता था लोग, जिससे में कोई हिरन मर गया तो उसको कबार के चिवा गया, उसके बाद उससे लेके हड्डी वड्डी उसका जो भी बचा खोचा मांस है घर में ला रख दिया और फिर उसी को ही वापस 10 दिन के बाद खा लिया, अगर भूख लगा तो, क्योंकि इतना जल्दी कहीं शिकार मिलेगा नहीं ना। तो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे पूरा पाषाण काल के लोगों को, पूरा पाषाण काल के लोग। और इसमें क्या बात करना, बस इतना ही। खाद्य संग्राहक थे, फिर इंडिया में जब आए तो वो सब मानव आए थे भारत में, एशिया में, अफ्रीका से। बस यही था। कल स्टार्ट करेंगे पूरा पाषाण काल, कि पूरा पाषाण काल में क्या है, और भी बातें। आग की खोज हुई थी, कहाँ हुई थी आग की खोज, चाइना में हुई थी, ये भी चाइनीज है आग भी। तो ये सब बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। इतना का वीडियो है, और जो भी डाउट हो या फिर कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट में बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, और कुछ भी इसमें गलत लगा हो तो वो कमेंट में बता सकते हो कोई, ठीक है। अगर किसी को लगा हो या समझ में ना आया हो तो, ठीक है। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।